जनाब आज है 15 सितंबर और एडेक्सल फिजिक्स सर इमरान यामीन। हम लोग यूनिट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा मेन टॉपिक है काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेमैटिक्स को लेकर यूनिट नंबर 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो अगर स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में लैब में उसे परफॉर्म किया हुआ हो तो उसे एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ ये काइनेमेटिक्स का है, लेकिन काइनेमेटिक्स का यूनिट 3 का क्वेश्चन है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या खास बात होती है। देखिए जनाब, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को हमने कहा है कि आपने आज एक्सपेरिमेंट करना है और इस एक्सपेरिमेंट में जो जी की वैल्यू होती है 9.8, उस जी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। आपने एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली बार बार मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और ताकि हमसे जो रैंडम एरर हो रहा है उस रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकें। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ देखिए ऐसा ही है, और अच्छी बात यह है कि आपने मुझे भी रिकॉर्डिंग से पहले बताया कि आपने कॉलेज में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया हुआ है। तो इसमें भी देखिए बेटा हो ये रहा है कि एक बॉल बैरिंग है। बॉल बैरिंग एक छोटी सी बॉल है, वो यहाँ पर लगी हुई है। क्या जनाब, ये बॉल बैरिंग है, इस बॉल बैरिंग को जैसे ही रिलीज करते हैं तो इसकी हाइट हमने पहले से मेजर की हुई है। तो जैसे ही इसको रिलीज करते हैं तो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और नीचे एक मेटल की प्लेट लगी हुई है, जब ये बॉल उस प्लेट को जाकर हिट करती है तो टाइमर जो होता है वो स्टॉप वॉच इस टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। तो हाइट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और टाइमर से हमें टाइम मिल सकता है। तो आपसे कह रहे हैं जनाब कि इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया है, हाइट की वैल्यूज़ को चेंज किया है। कभी हाइट ये वाली ली है, कभी हाइट ये वाली ली है। तो एट डिफरेंट हाइट्स इन्होंने टाइम कैलकुलेट किया है, फिर टाइम का स्क्वायर किया है और इन दो वैल्यूज़ को लेकर उन्होंने एक ग्राफ के ऊपर मार्क्स लगा दिए। ठीक है जनाब, बात समझ में आती है कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने में आपसे जो गलती हो सकती है इट इज़ कॉल्ड एरर। लेकिन एरर के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी क्या चीज़ होती है? तो अनसर्टेनिटी यूनिट 1 के टॉपिक में हम लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन जब यूनिट 3 पढ़ा रहे होते हैं तो अनसर्टेनिटी प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने टॉपिक तो एक क्वेश्चन के तौर पे उठाया है, लेकिन आज की पूरी क्लास के अंदर मैंने नियत की है कि आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा अनसर्टेनिटी चीज़ क्या होती है। तो पहले ज़रा अनसर्टेनिटी समझ लें, व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी, और फिर उस अनसर्टेनिटी को इस क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो ज़रा देखिएगा, व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। देखिए जनाब, ये एक रूलर है। इस रूलर के ऊपर एक स्केल प्रिंट हुआ हुआ है। स्केल की प्रिंटिंग को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। तो इसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई हुई है, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझसे लाइनें छोटी बड़ी हो सकती हैं, और जो प्रैक्टिकली है जाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रिंटिंग या कैलिब्रेशन इक्वली स्पेस्ड होती है। तो मैं जो लाइनें बना रहा हूँ, मेरी लाइनों के बिटवीन इंसान होने की वजह से स्पेसिंग कम ज़्यादा हो सकती है। तो बस है ना, मैंने कुछ आपके सामने कैलिब्रेशन कर दिया। इस कैलिब्रेशन में ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो आपने कहा सर लाइन की लेंथ रीड कर लेते हैं इस स्केल से। इस स्केल पे अगर आप देखें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1.5 है। तो पक्की बात है सर, ये नंबर 1.8 है और ये वाला नंबर 1.9 है। तो मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन आपको साफ नज़र आ रहा है कि 1.8 से बड़ी है और 1.9 से छोटी है। लेकिन एक्यूरेट इस लेंथ को मैं मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को मेजर करने में एक शक है, एक अनसर्टेनिटी है कि वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट 1.8, इट इज ग्रेटर देन 1.8 एंड इट इज लेस देन 1.8। तो देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, इस अनसर्टेनिटी को एग्जाम में खुद बता देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें और मैं आपसे पूछूं,
अनसर्टेनिटी एग्जाम में वो क्या किस तरह नंबर लिख के देते हैं, तो वो नंबर लिखने का तरीका मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आप बेटा हमें बताइए इस रूलर पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, स्मॉलेस्ट रीडिंग का मतलब द वैल्यू ऑफ ईच स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो वो मुझे नजर आ रहा है 0.1 है, जीरो के बाद 0.1। तो दिस 0.1 इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन दिस स्केल। और किसी भी स्केल पर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है इट इज कॉल्ड इट्स एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी है जनाब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.1 सेंटीमीटर इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द रूलर। कहते हैं इस एक्यूरेसी को अगर आप हाफ कर दें, इस एक्यूरेसी को अगर आप हाफ कर दें, तो हाफ करके जो रिजल्ट आता है, इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो इट बिकम 0.05। इट इज कॉल्ड इट्स अनसर्टेनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो लाइन मैंने ब्लू कलर की बनाई हुई है जिसको मैं चले पर्पल कलर हाईलाइट कर दिया, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी लेंथ 1.8, तो यहाँ तक का नंबर है। 1.8 के आगे अनसर्टेनिटी है एंड दिस अनसर्टेनिटी इज 0.05। ये अनसर्टेनिटी है इन द लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है ना, लेंथ है 1.5, इसकी अनसर्टेनिटी है 0.05। अनसर्टेनिटी को डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, एक बात हो गई। दूसरी एक और बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डेल्टा एल अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी का थोड़ा नाम लंबा कर दें, तो इसका पूरा नाम है बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है जनाब, इस रूलर में जो मैंने लेंथ लिखी है 1.8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ इज 1.8 एंड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.05। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में बता दीजिए कितनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर लिखनी है तो मैं पता क्या करूँगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 1.8, यानी डेल्टा एल ओवर एल। delta L over L. It is called fractional uncertainty. And if you multiply with 100, अब्दुल्ला आप मुझे जरा सॉल्व करके बताइएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 1.8 और जो रिजल्ट आए विद मल्टीप्लाई 100, देन द फाइनल आंसर इज, बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, 2.8%। इसकी लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ठीक है जनाब, इसकी लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2.8 है इस पर्पल लाइन की लेंथ पे। अब जरा इस टॉपिक पर आ जाए। इस टॉपिक में क्या हो रहा है सर, इस टॉपिक में भी ना, हाँ बस इस वाली बात को ध्यान में रखना। स्मॉलेस्ट डिवीजन इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, उसका हाफ इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लेंथ से डिवाइड कर दूं तो इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और इंटरेस्टिंग बात होती है ये सारी वैल्यूज गिवन होती है, मैं तो आपको लंबी करके सुना रहा हूँ, गिवन होती है। अब इस क्वेश्चन में भी तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है टाइम की अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है और हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है। ठीक है जनाब, तो ये अनसर्टेनिटीज इन्होंने आपको दे दी है। ठीक है ना, अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन्होंने आपको दे दी है। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना चाहता हूँ उस कैलकुलेशन को करने के लिए मुझे ये सब कुछ इरेज करना होगा। तो या तो इरेज कर दूँ या नीचे जगह है तो, नीचे जगह है तो बताइएगा टाइम की उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है। सर टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है 3%। अनसर्टेनिटी इन टाइम इट इज 3%। ठीक है ना, एक बात हो गई। और अनसर्टेनिटी इन हाइट इट इज 1%। ये बड़ा गिवन है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है जनाब, ये गिवन है। ठीक, अच्छा अब जरा इस क्वेश्चन को जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब, जी की वैल्यू जब मैं एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करूंगा, तो एक्सपेरिमेंट में मेरे पास रीडिंग्स आएंगी, उन रीडिंग्स को मैं ग्राफ पेपर के ऊपर उनकी प्लॉटिंग करूंगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करके ग्राफ के ऊपर कोई कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है जनाब, उस कैलकुलेशन से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है जनाब, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, ये बताइए अगर मैं एक्सपेरिमेंट ना करूं, बल्कि मैं आपको, जो हम लोग यूनिट वन पढ़ाते हैं, तो यूनिट वन में आपको पता है सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, उन वैल्यूज को हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं और फार्मूले में पुट करके बाई कैलकुलेशन रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ जी मालूम करने के दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर वन, मैं लैब में जाऊं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, हाइट और टाइम स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज लूं, उन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल काम करूं और फिर मैं उससे जी की वैल्यू कैलकुलेट करूं। नंबर वन, ये तो लैब में तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर, यूनिट वन में सारी वैल्यूज दी हुई होती हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो जरा गौर से सुनिएगा, अभी मैं आपको पहले अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन यूनिट वन वाले स्टाइल से कराना चाह रहा हूँ, यूनिट वन वाले स्टाइल से पहले कराना चाह रहा हूँ। ठीक, अब ये यूनिट वन वाला स्टाइल क्या है, तो जरा यूनिट वन वाला स्टाइल सुनिएगा। सर यूनिट वन वाला स्टाइल ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से ड्रॉप करूं और हाइट गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, किसी चीज़ को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर से ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो हो जाए, तो यू टी को तो मैंने कर दिया खत्म। अब मैं आपसे बोलूँगा खाली जी को सब्जेक्ट बना लो, तो जब आप जी को बेटा सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो डिवाइड वाला टू माना कि मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा टू एच अपॉन टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा जनाब, टू एच अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है जनाब। अच्छा, ये तो अब जाहिर सी बात है, मैं एच की वैल्यू पुट करूंगा, टी की वैल्यू पुट करूंगा, जी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, लेकिन मैं आज क्या करना चाह रहा हूँ जरा सुनिएगा, मैं सिखाना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला को, मैं अब्दुल्ला को सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, और आपको टाइम की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, टाइम की भी पता है, हाइट की भी पता है, तो मैं अब्दुल्ला से कहूंगा यार पहला काम ये करो, जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो। ठीक है ना, अब जी की परसेंटेज, अभी आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये लैब वाली कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा, अभी लैब वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ये मैं आपको वैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिखा रहा हूँ अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। तो जरा सुनिएगा, मैंने आपसे कहा यार मुझे जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो तरीका ये होता है, आप लिखें डेल्टा जी ओवर जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अनसर्टेनिटी निकालते वक्त कोई भी नंबर लिखा हो, 2 3 4 5 6 7 8, इसको छोड़ दें। क्यों सर, टू कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है। अनसर्टेनिटी तो हाइट मेजर करने में हो सकती है, अनसर्टेनिटी तो टाइम मेजर करने में हो सकती है, और टाइम पर स्क्वायर है, जब कोई चीज स्क्वायर हो ना तो उसको दो दफा करते हैं, क्यूब होगा तो तीन दफा करेंगे, जितनी पावर होती है उतनी मर्तबा करते हैं, या हम बच्चे को एक और आसान तरीका बता देते हैं, जितनी पावर है ना भाई, उस पावर को कोफिशिएंट बना दें, पावर को कोफिशिएंट बना दें। अब्दुल्ला ये सवाल एक एक सवाल करके समझ में नहीं आएगा, मैंने भी एक और शीट आपके लिए निकाल के रखी हुई, उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मेरी आप बात पकड़ लोगे। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जो काम करा रहा हूँ पहले नोट करते चलेगा। ठीक है जनाब, वी आर गिवन अनसर्टेनिटी इन टाइम 3%, वी आर गिवन percentage uncertainty in height 1%, and now we are calculating percentage uncertainty in the calculation of g। जी की कैलकुलेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो जरा सुनिए, ये बताइए हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है, आप कहेंगे सर 1%, प्लस टू, सर ये फार्मूले का टू है, ये फार्मूले का टू बोलते हैं इसको। टाइम की अनसर्टेनिटी, सर टाइम की अनसर्टेनिटी 3%, टाइम की अनसर्टेनिटी 3%, 3 2 6, 6 + 1 7%। तो पता ये चला कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली जी की कैलकुलेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7% तक जायज है, जी की कैलकुलेशन में 7% तक, ठीक है जनाब, अनसर्टेनिटी विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को यूज नहीं करा है अब्दुल्ला, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को यूज नहीं किया, मैंने तो अभी सिंपल जो टाइम की अनसर्टेनिटी दी हुई थी, जो हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई थी,
उससे कैलकुलेट कर लिया कि जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7% तक एक्सेप्टेबल है। अब्दुल्ला, यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं कर रहा, ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं इस सवाल को कराऊंगा, ये सवाल इसी जगह से कराऊंगा। अभी मेरा सिर्फ फोकस ये अब्दुल्ला को ये बात सिखाना कि सर अगर हमें कोई फॉर्मूला गिवन हो, कोई फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, टाइम है, हाइट है, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, हाइट की गिवन है और टाइम की गिवन है। तो वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी कैलकुलेशन ऑफ जी। तो जी की कैलकुलेशन में 7% अनसर्टेनिटी विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक। अभी बेटा मुझे पता है ये आपने बोल तो दिया, यस सर मेरे समझ में आ गया, आपस की बातें समझ में एक सवाल में आता है नहीं। तो ज़रा देखिएगा, मैंने एक और शीट निकाली है, और ये शीट ऑल दो क्या एक्सेल की नहीं है, ठीक है ना, बट एक्सेल की भाई नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है ये 9702 के हैं, और हम दिन भर ज़्यादातर यही पढ़ाते हैं, तो हमारे जहन में यही बात कनेक्शन आ रहा होता है कि कौन से सवाल करा दें कि एक्सेल वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी अब्दुल्ला ज़रा देखिए। यू आर गिवन अ फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला गिवन है, कह रहे हैं इस फॉर्मूले में पहले कैलकुलेट करो के। तो आप कहेंगे सर के कैलकुलेट करने के लिए पहले के अंडर रूट के अंदर है ना, पहले करना पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप जरा पहले ये फार्मूला बेटा कॉपी करना, v इज इक्वल टू अंडर रूट के पी अपॉन रॉ, पहले ये फार्मूला लिखो, पहले ये फार्मूला लिखो। ठीक है। अरे जनाब, वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट के पी अपॉन रॉ, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब आप ये बताइए, इसमें मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, जब आप स्क्वायरिंग करोगे ना तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट खत्म के पी अपॉन रॉ। ठीक है बेटा, पहले मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने में लेफ्ट साइड पे बन गया वी स्क्वायर, राइट साइड पे बन गया के पी अपॉन रॉ। ठीक। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट के को बेटा सब्जेक्ट बनाना। जब आप के को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डेंसिटी डिवाइडेड बाय पी। ठीक। अब आप गौर करो, उसने वेलोसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, उसने प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है, उसने डेंसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, सारी वैल्यूज पुट करोगे के का आंसर आ जाएगा। तो मैं के का आंसर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नीचे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, के का आंसर 1.4 आ जाएगा। मैं अब्दुल्ला को प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो वैल्यू ऑफ के निकालना कोई काम नहीं है। ठीक है जनाब। तो यू आर गिवन फार्मूला, बाय फार्मूला यू कैन कैलकुलेट के का आंसर आ गया जी 1.4। अच्छा, अब आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सुने। अगर मैं अब्दुल्ला आपसे कहूँ कि यार मुझे ना के की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर ये वी स्क्वायर है ना, तो बताना अब्दुल्ला वी स्क्वायर के स्क्वायर को क्या करूंगा। तो अभी मैंने सिखाया जो पावर होती है ना बेटा, उसको बना दिया करो कोफिशिएंट, जो भी पावर उसको क्या बना दोगे, कोफिशिएंट। तो स्क्वायर बन गया कोफिशिएंट यानी 2, और जहाँ वेलोसिटी लिखा बेटा वेलोसिटी को लिख दो डेल्टा वी अपॉन वी, प्लस फिर लिखा डेंसिटी, डेंसिटी को लिख दो बेटा डेल्टा रॉ ओवर रॉ, प्लस प्रेशर, प्रेशर को बेटा लिखो डेल्टा पी ओवर पी। बेटा कॉपी कीजिएगा। अच्छा, अब ऐसा करो, हर फ्रैक्शन की जगह उसकी परसेंटेज वैल्यू डाल दो। तो बताना वेलोसिटी की परसेंटेज वैल्यू कितनी है बेटा, सवाल में देख के बताओ अब्दुल्ला। 3%, तो मैंने लिख दिया 3%। ठीक। डेंसिटी में बताना कितनी परसेंट है, 4%। बताइए प्रेशर में कितनी परसेंटेज है। तो 3 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो 12% अनसर्टेनिटी होगी के की वैल्यू में।
के की वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 12%। ठीक। सिखाना क्या चाह रहे हैं सर, अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया जाए, उस फॉर्मूले में कोई सर्टेन वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो जैसे इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था ये वाला, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। के की वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, मैंने उस पर जोर नहीं दिया। अब्दुल्ला को क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला को सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए डेल्टा के ओवर के इक्वेशन पहले लिखना सिखाइए। इक्वेशन में जो स्क्वायर होता है इट बिकम्स कोफिशिएंट, उसके बाद डेंसिटी, उसके बाद प्रेशर, सारी वैल्यूज को बेटा मैंने पुट करा, तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा के ओवर के 12%। ठीक। अच्छा, एक और ऐसे ही सवाल मैं अब्दुल्ला से कराना चाहूँगा, फिर मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ आपकी वाली शीट के ऊपर। आपकी वाली शीट के ऊपर मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ। फिर अब्दुल्ला इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन जनाब ये है कि ये फार्मूला, पहले फार्मूला लिखो, पहले ये वाला फार्मूला लिखो। इस फार्मूले में कैलकुलेट पी कैलकुलेट करना है, तो पी तो कैलकुलेट हो जाएगा, सारी वैल्यूज दी हुई है। कैलकुलेट पी कैलकुलेट हो जाएगा, पी की कैलकुलेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। असल बात है पी की अनसर्टेनिटी कितनी परसेंट होगी, और ख्याल रहे कि ये वाली वैल्यूज डी की वैल्यू है और ये वाली वैल्यूज डब्ल्यू की वैल्यूज हैं। तो ज़रा अब्दुल्ला मुझे बोल के बताएं, इस पी के लिए मैं लिखूंगा डेल्टा पी ओवर पी। राइट हैंड पर आओ, बताओ अब्दुल्ला फोर का क्या करूंगा। फोर को इग्नोर कर दूंगा। फिर लिखा है डब्ल्यू, वेट, वेट के लिए होगा सर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। पाई के लिए क्या करूंगा सर, पाई भी कांस्टेंट है 3.1, कांस्टेंट यानी नंबर है, छोड़ दें। डायमीटर स्क्वायर, डी स्क्वायर के लिए क्या करूंगा अब्दुल्ला बने, टाइम्स टू कर दो। ठीक है ना, मैंने टाइम्स टू कर दिया। और हम लोग जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो परसेंटेज में करने जा रहे हैं। बताइए वेट की कितनी परसेंटेज है सर, वेट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2.8%। ठीक है ना, टू ऐसे ही। डायमीटर की अनसर्टेनिटी सर, डायमीटर की अनसर्टेनिटी है 1.6। तो 1.6 टू ज़ा 3.2, 3.2 प्लस 2.8 इट मेक्स 6%। तो 6% होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी। ठीक। आपके यहाँ तो अभी जो मैंने सवाल देखा उसने तो उसको इसी तरह से लिखा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे निकाल दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी। तो अब्दुल्ला को एक आइडिया तो हो गया इस तरह के सवाल में होता क्या है। अब्दुल्ला बेटा डन है। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। वापस कहाँ जा रहा हूँ, वापस आ रही है एडेक्सेल की शीट में। एडेक्सेल की शीट में आ रही है। अब आप एडेक्सेल की शीट में भी अगर देखो तो सर क्या हो रहा है, सर हो ये रहा है कि वी आर गिवन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम 3%। सर वी आर गिवन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट, और अब दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लेकर, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लेके वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। और वैल्यू ऑफ जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 7%। ठीक है जनाब, तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली कि 7% तक हम अपने एक्सपेरिमेंट के एरर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट में लेके जा रहा हूँ, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट में लेके जा रहा हूँ भाई। अभी हेडिंग दीजिएगा, फॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, फॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। हेडिंग दीजिएगा बेटा, फॉर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अब पता क्या करूंगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में, सर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लेकर जी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और वो जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आएगी, अगर उसका एरर भी 7% के अंदर अंदर आ गया, पहले निकाल लें, इतनी आगे की बात करूंगा शायद आप मेरी बात ना पकड़ पाए। पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे चले। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का है सर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का आइदर टेबल बना हुआ होता है, टेबल तो हमें नजर नहीं आ रहा।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का ग्राफ, हाँ सर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। अच्छा बेटा, इस ग्राफ में करना है क्या है? सर इस ग्राफ में आपने इस ग्राफ को यूज करना है और जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ग्राफ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब्दुल्ला आप हमें बता सकते हैं, खैर मैं गलत पूछूंगा आपसे, आप कहाँ से बता सकते हैं सर जी की वैल्यू इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो ज़रा मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका यार ये होगा अब्दुल्ला कि एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ठीक है ना? इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर किसी चीज़ को आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो यू टी तो वैसे ही गायब हो जाता है। यू टी को बेटा मैंने अभी हटा दिया, यू टी को मैंने हटा दिया। ठीक है सर। अभी तो इक्वेशन बची, इस इक्वेशन में मैंने आपसे कहा जरा जी को सब्जेक्ट बनाए, खाली जी को सब्जेक्ट बनाए। तो जी सब्जेक्ट यूं बनेगा, जी इज इक्वल टू, बल्कि अभी जी को सब्जेक्ट ना बनाए, उसकी एक वजह बताना, रुक जाए। ये बताइए अब्दुल्ला, मुझे याद है कि मैंने आपको ये बात पढ़ाई भी है कि अगर कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस पर हो और कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर हो, वाई एक्सिस पर क्या है? सर वाई एक्सिस पर है टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस पर क्या है? हाइट। तो जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर होती है ना, उसको मैं बोलता हूँ यार इसको बोलो y2 माइनस वाई वन। और जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर हो ना, उसको बोलो एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये रेशो बन जाता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को मैं इस टॉपिक में खाली कैपिटल जी लिखना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ये वाली बात कभी मैंने आपके साथ डिस्कस की भी है? अब्दुल्ला कभी भी नहीं की हुई। अच्छा लेकिन चले फिर सीखें कि अगर कोई क्वांटिटी वाई एक्सिस पर हो जैसे टी स्क्वायर, और कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर हो दैट इज एच, तो टी स्क्वायर अपॉन एच इट बिकम्स ग्रेडियंट। तो इस इक्वेशन में भी पता है क्या करो, इस इक्वेशन में सिर्फ ये करो, ये वाला टू उधर फेंक रहा हूँ मैं, खाली टू उधर फेंक रहा हूँ बस। टू उधर फेंका मैंने, स्मॉल जी ऐसे ही है। पहले इसको बनाओ टी स्क्वायर अपॉन एच, आप भी बनाना ऐसे टी स्क्वायर अपॉन एच। टू ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। अब्दुल्ला भाई हमें बताइए टी स्क्वायर अपॉन एच ग्राफ के लिए क्या है, आप बताएं। ग्राफ के लिए टी स्क्वायर अपॉन एच क्या है? ग्रेडियंट। तो ग्राफ के लिए बेटा मैंने लिख दिया टी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक। ये कैसे आया? मैंने एच यहाँ मल्टीप्लाई था, इसको इधर बुला लिया, इधर बुलाया तो ये टी स्क्वायर अपॉन एच हो गया। अबे नहीं ना यार, ऐसी बात है, मैं अब्दुल्ला यार आप ऐसा करेंगे तो जुल्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स में किसी एक से, सॉरी डिवीजन में किसी एक से कर दो तो वो सबके लिए मान लिया जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी एक से करते हैं, सबसे नहीं करते। हाँ अब्दुल्ला भाई आप तो अलजबरा की गलती मार रहे हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी एक से कर देते हैं, बस किसी एक से, सबसे नहीं करते। तो बेटा मैंने इसलिए इधर एच को लाके खाली टी स्क्वायर से डिवाइड कराया, तो इट बिकम्स ग्रेडियंट। अच्छा अब जरा इसमें से जी को सब्जेक्ट बना लो, तो सर जी बनेगा टू अपॉन ग्रेडियंट। टू अपॉन ग्रेडियंट। सवाल बहुत भारी दे दिया है, बहुत भारी सवाल दे दिया। जी इज इक्वल टू टू अपॉन ग्रेडियंट। अब तुम्हें इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है। अब ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे निकालोगे भाई? तो आप कहोगे सर ग्राफ का ग्रेडियंट निकालने के लिए ना हम लोग बनाएंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट भाई जब भी अच्छी बन सकती है जब आपके पास रूलर हो। ठीक है। तो मेरे पास रूलर और प्रिंटेड पेज तो है नहीं, फिर भी मैंने अंदाजे से लाइन बनाई है और काफ़ी बेहतर लाइन है मेरी, कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट क्रॉस को अगर मैं मिलाऊं तो बीच वाले दो क्रॉस भी तकरीबन इससे मिल रहे हैं। एक क्रॉस ऊपर वाला मिल रहा है, एक क्रॉस नीचे वाला अच्छा मिल रहा है। ठीक। और अगर मैं इसको बोलूँ या नहीं, इसको मैं थोड़ा और बेहतर करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा ऊपर, तो ये और बेटर हो जाएगी। ठीक है जनाब। लेकिन अब दो नीचे आ गए, एक ऊपर आ गया, तो यार लाइन ऑफ बेस्ट फिट में आप कुछ भी परफेक्ट नहीं बोल सकते, किसी का कुछ ख्याल होगा और किसी का कोई ख्याल होगा। ठीक है भाई। तो मैंने अपने इरादे को फिर चेंज किया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही कर रहा हूँ भाई, मुझे तो यही लाइन अच्छी लग रही है। ठीक है जी। तो अब्दुल्ला भाई ये मैंने बना दी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालें। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालें।
कैसे निकालेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट? तो आप कहेंगे सर लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, जी जी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है जनाब। आप इसका निकालेंगे ग्रेडियंट, आप निकालेंगे, मैंने निकाला, ग्रेडियंट निकालेंगे। और अब ग्रेडियंट आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, तो उस ग्रेडियंट को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है टू अपॉन ग्रेडियंट। इक्वेशन बेटा क्या है? टू अपॉन ग्रेडियंट। तो इस टू अपॉन ग्रेडियंट को लेकर, ठीक है जनाब, आप पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ जी निकालेंगे। पहले आप निकालेंगे बेटा वैल्यू ऑफ जी, ठीक है ना। और जब आप वैल्यू जी निकाल लेंगे, तो वैल्यू ऑफ जी निकालने के बाद, अच्छा बल्कि ऐसा करो, अगर ग्रेडियंट निकाल लो तो अच्छा है, क्योंकि ग्रेडियंट इसका इतना मुश्किल है नहीं। इस लिहाज से कि आप इसी पॉइंट को एक्स वन वाई वन ले लो, इस वाले पॉइंट को एक्स टू वाई टू ले लो, क्योंकि ऑन द लाइन है। इन दोनों पॉइंट्स, वैसे रूल ये होता है, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि रूल हमेशा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ये होता है कि हमेशा ऐसे पॉइंट लेना चाहिए जो डाटा में गिवन ना हो। तो ये वाला पॉइंट डाटा में गिवन नहीं है, ये हमें लेना चाहिए। और एक ये वाला पॉइंट ले लें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट रीड करना आसान है। सर अब्दुल्ला, दोनों को रीड करके आप जरा मुझे इसका ग्रेडियंट जल्दी से निकाल के बताएं क्या आ रहा है। 0 जबरदस्त, 0.25 आ गया। अब इस 0.25 को लेकर, 0.25 को लेकर आप इसको 2/0.25 करके जी की पूरी वैल्यू निकाल लें। हाँ बेटा, जी इज इक्वल्स टू 2 आप बता रहे 0.25, और इससे बेटा जरा जी की पूरी वैल्यू निकाल के बताएं कितनी आ रही है। जो वैल्यू आएगी इट विल बी द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट वाले डाटा को यूज करके वैल्यू निकाली है। खाली 8 आ रहा है? ठीक है, 8 आ रहा है, जो आ गया, जो आ गया वो हमने लिख लिया। ठीक है, 8 आ गया आपका। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपने जी निकाल लिया भाई 8। ठीक है ना, ये आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। ठीक। अच्छा बताइए, ओरिजिनल होता कितना है, एक्चुअल वैल्यू होती कितनी है? सर एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो मैंने एक्चुअल वैल्यू को जी 9.8, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है 8। अगर इन दोनों की निकालूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, मुझसे कितनी गलती हो गई है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए पता है क्या करेंगे? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, परसेंटेज सॉरी, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई 100। जरा बताइएगा कि आपका कितना एरर आ रहा है, कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है? 18.4 आ रही है। ठीक, 18.4 आई है बाय एक्सपेरिमेंट। ये है बाय एक्सपेरिमेंट आपकी अनसर्टेनिटी। और बाय कैलकुलेशन विदाउट एक्सपेरिमेंट, जो उसने हमें वैल्यूज दी थी, उसके अंदर उसने हमें रेंज दी थी कि आप 7% तक गलती कर सकते हो। आप गलती कर सकते हो 7% तक। ठीक है जनाब, आप गलती कर सकते हो 7% तक, और आपकी गलती आ रही है 18%। तो अब जरा सवाल पढ़ो। सवाल लिखा हुआ है कि अरे जनाब, स्टूडेंट कंक्लूडेड दैट हर वैल्यू ऑफ जी was consistent with the accepted value। accepted value 9.8 है। कमेंट ऑन द स्टूडेंट कंक्लूजन। आप ये बताइए कि स्टूडेंट का जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं है। और योर आंसर शुड इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ जी फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट डाटा यानी जो ऊपर ग्राफ है, ग्राफ को यूज करके कमेंट्री कीजिएगा। ठीक है जनाब। यू मे एज्यूम दैट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी सेम एज
इफ द वैल्यूज वर कैलकुलेटेड फ्रॉम जस्ट वन पेयर ऑफ रीडिंग। ठीक है जनाब। तो ये बताइए हमें जो रीडिंग दी गई थी, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया 18.4 पे गलती हो रही है, वैल्यू 7% तक की है, एक्सेप्टेड वैल्यू में आ रहा है, तो इसका आंसर है नो। मैं स्टूडेंट की बात से अग्री नहीं करता, स्टूडेंट बिल्कुल गलत बोल रहा है। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन बेटा लिखिएगा। कंक्लूजन ये है कि स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जी स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जी बाय एक्सपेरिमेंट is not is not within acceptable uncertainty। ठीक है ना। एक्सेप्टेबल अनसर्टेनिटी थी 7%, आपकी अनसर्टेनिटी आ रही है 18.4। अच्छा, मार्किंग स्कीम में कितनी दिखाई हुई है यार? मार्किंग स्कीम में ना उसने, और देखिए कुछ भी आ सकती है, आप ये नहीं चाहिएगा कि मेरी मार्किंग स्कीम से थोड़ी ज्यादा क्यों आ गई। ठीक है भाई, मार्किंग स्कीम वाले ने जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है ना, उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का उसका ग्रेडियंट था 8.67। आपका आपका ग्रेडियंट क्या आया था? आपका ग्रेडियंट आया था 0.25 और वैल्यू ऑफ जी आई थी 8। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट वाले ने जो की हुई है उसका ग्रेडियंट था 0.23, आपका 0.25 है ना। तो जरा गौर से देखिएगा, मार्किंग स्कीम में ग्रेडियंट है 0.23। अब आप देखिए ना बेटा, 0.23 और 0.25 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, आपका जी आया था इसमें 8, उनका मार्किंग स्कीम में आया दिया हुआ 8.7। ठीक। आपकी अनसर्टेनिटी 18%, मार्किंग स्कीम वाले ने ली हुई है 12%। तो भाई लाइन ऑफ बेस्ट फिट कभी भी आएगी ना, तो हमेशा सारे बच्चों के आंसर डिफरेंट आएंगे। पर काम की बात यह है कि जो उन्होंने रेंज दी हुई थी ना, एक्सेप्टेबल रेंज, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उस एक्सेप्टेबल रेंज से बहुत बाहर है। तो स्टूडेंट ने जो ऊपर कहा है कि जनाब मेरी वैल्यू विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, वो गलत है। ठीक है जनाब। आप जरा इस कंक्लूजन को दोबारा पढ़िए, लिखा हुआ है स्टूडेंट कंक्लूड दैट हर वैल्यू वाज कंसिस्टेंट विद द एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी थी सर? एक्सेप्टेड वैल्यू ये वाली थी 7%। 7% एक्सेप्टेड वैल्यू थी, और एक्सपेरिमेंट से कितनी वैल्यू आ रही है? 18.4%। तो स्टूडेंट का कंक्लूजन गलत है, वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू आउट ऑफ द रेंज आ रही है। ठीक। तो आई होप कि अब्दुल्ला भाई को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल। 100%, 80% तो पकड़ लिया है अब्दुल्ला ने, और 100% मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा बोले सर मेरे 100% समझ में आ जाओगा। तो ऐसे आप बहुत सारे जब सवाल करोगे ना, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी समझ में आने लगेगी। अलबत्ता ये मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड की है, रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा भी। तो अगर आप इस क्लास को मेरे ख्याल में एक दफ़ा और देखें, तो आपको फिर मेरी बात बेहतर समझ में आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन में अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। उन अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को सामने रखकर हम एक आइडियल सिचुएशन बना लेते हैं कि आइडियल सिचुएशन में 7% तक की जो एरर होगी या अनसर्टेनिटी होगी, इट विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में आपका एरर 7% से बहुत बड़ा आ गया। अब 7% से बड़ा आ गया, इसलिए हमने कह दिया कि दिस वैल्यू इज नॉट विद इन रेंज। ठीक है ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।